हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। वैसे तो थर्मल स्टेबिलिटी काफी इजी टॉपिक है, लेकिन जब हम ऑर्डर बनाने की बात करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मैंने नोटिस की है कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है पॉलीएटॉमिक अनायन में या डायटॉमिक अनायन में सिलेक्शन में। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टू मेक इट बिट सिंपलर। तो इसमें आप थियरी नहीं देखोगे, इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रैटेजी थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर बनाने के लिए जो आपको यूज करनी है जेई में, नेट में या एम्स में। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली थर्मल स्टेबिलिटी में करना क्या है। वैसे तो थर्मल स्टेबिलिटी बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज एक मॉलिक्यूल है, उसका मुझे थर्मल स्टेबिलिटी अगर बताना है कि क्या है, तो मैं उसको हीट करूंगा। हीट करने के बाद जिस टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा अपने आयंस में या फिर अपने किसी अलग मॉलिक्यूल में, या डिकम्पोज, इन शॉर्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, तो मैं देखूंगा कि ये बॉन्ड कब टूट रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटेगी वहां पे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी खत्म हो गई। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी की बातें। तो इसमें हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, हम क्वालिटेटिव बात करेंगे कि किस मॉलिक्यूल का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका कम है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ऑर्डर को, कैसे हम क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन आता है तो हम उस वक्त क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली क्या चेक करेंगे। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जब आपको आएगा और आपको 4 मॉलिक्यूल दिया जाएगा कि आपको उसका ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो डायटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक अनायन है। तो डायटॉमिक तो बड़े सिंपल कंपाउंड है आपके, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, AlCl3 हो गया, या फिर आपका MgBr2 हो गया। ओके, तो ये सारे आपके डायटॉमिक हो गए। पॉलीएटॉमिक में क्या आ गए, जैसे आपके कार्बोनेट्स हो गए, नाइट्राइट हो गए, हाइड्राइड्स हो गए, सल्फोनेट्स हो गए। तो ये सारे आपके पॉलीएटॉमिक अनायन हो गए। तो इसमें नोटिस करना कि पॉलीएटॉमिक अनायन की बात हो रही है, तो बेसिकली मेरा जो कटायन होगा वो सिंगल एटम ही होगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज पॉलीएटॉमिक अनायन से पहले। पॉलीएटॉमिक अनायन में क्या है कि आपको जो देखना है थर्मल स्टेबिलिटी, इट विल बी लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू polarizing power. Thermal stability in polyatomic anion is inversely proportional to polarizing power of cation. Okay? cation, आपको सिर्फ cation देखना है, क्योंकि अगर अनायन की मैं बात करूं तो अनायन अगर आपको एग्जाम में आता भी है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको जो अनायन दिया जाएगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कार्बोनेट है तो बाकी के 3 ऑप्शन भी कार्बोनेट ही होंगे। ओके, तो पॉलीएटॉमिक अनायन के केस में आपको सिर्फ कटायन पे ध्यान देना होगा, उसी के ऑर्डर पे आपको ध्यान देना है। और कटायन में भी आपको क्या देखना है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कि कम है, दैट्स इट। अब पोलराइजिंग पावर वर्ड आपने फजान्स रूल में देखा होगा। क्या बोलता है पोलराइजिंग पावर ऑफ फजान्स रूल में, कि जैसे अगर मेरा चार्ज अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। चार्ज अगर ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। दूसरा साइज, कटायन की साइज के बारे में क्या रिलेशन है, साइज छोटा हो तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। ओके, कटायन की साइज अगर छोटी हो तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। तो ये हो गया पोलराइजिंग पावर का रिलेशन विद चार्ज एंड साइज। अभी हमने यहां पे देखा कि पोलराइजिंग पावर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, सिंपल। तो थर्मल स्टेबिलिटी कम कैसे होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको, पोलराइजिंग पावर से। और पोलराइजिंग पावर कैसे देखते हैं हम, चार्ज और साइज। और पोलराइजिंग पावर भी आपको सिर्फ कटायन का देखना है, अनायन का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये था पॉलीएटॉमिक अनायन। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड बेसिकली एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टल सॉलिड। अगर आप सॉलिड कंपाउंड की बात करो तो एक क्रिस्टल सॉलिड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड टूटने का मतलब है उसका लैटिस स्ट्रक्चर टूटना। और लैटिस स्ट्रक्चर टूटने की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ये हम बोलते हैं। फाइन, तो लैटिस एनर्जी को यहां पे मैं फिलहाल LE फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर हम सबको पता है कि हम कैसे देखते हैं। लैटिस एनर्जी पे भी हम सेम फैक्टर देखते हैं, एक तो है चार्ज और दूसरा है साइज। चार्ज ज्यादा
तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, साइज कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ओके, तो ये तो होगी कॉमन सेंस की बातें। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन की बातें करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन की बातें करते हैं। ये भी आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दोनों के ऑर्डर उल्टे हैं। इसमें भी चार्ज बढ़ने हम बढ़ा रहे हैं, इसमें भी हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, इसमें भी हम साइज घटा रहे हैं, इसमें भी हम साइज घटा रहे हैं। ऐसा करने पे यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है और यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों ही आयनिक कंपाउंड है लेकिन दोनों के ही रिलेशन उल्टे हैं। ये बात नोटिस करने वाली बात है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एग्जाम में आप चेक करें कि जो भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी वो डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक पहचानने में ही गलती कर दोगे, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन में आपको दूंगा जिसमें डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक पहचानने में गलती हो सकती है, तो उसमें जो है आपके ऑप्शंस पूरी तरह से उल्टे हो जाते हैं। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं कि एग्जैक्टली पॉलीएटॉमिक में होता क्या है। आयनिक का तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर है, इसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन पॉलीएटॉमिक में ऐसा क्या होता है? अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक की तो हम पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, और पोलराइजिंग पावर मतलब फजांस रूल। फजांस रूल में हमने क्या देखा था कि जैसे एक कटायन है, यहां पे बना लेता हूं, एक कटायन है छोटा सा और एक बड़ा सा अनायन है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। अरे अभी इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, इसके लिए इसमें माइनस चार्ज आ गया, चलो ठीक है। अब ये जो कटायन है इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से और साइज की वजह से। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा इसका पोलराइजिंग पावर, साइज जितनी छोटी उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ इस तरह से बढ़ जाते हैं, इस तरफ झुक जाते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको उसने कटायन ने पोलराइज कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि थोड़ी सी शेयरिंग हो गई, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया इसका। ओके, तो ये एक्चुअली डोनेट और एक्सेप्ट की बात हो रही है आयनिक बॉन्ड में, लेकिन जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़े से कटायन की तरफ झुक गए हैं हम बोलते हैं कि थोड़ा सा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है। ओके, तो इन दैट केस अगर इसकी पावर ज्यादा है, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसको ज्यादा झुकने पे मजबूर कर रहा है, तो जो अनायन है ये पॉलीएटॉमिक है। जैसे कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉलीएटॉमिक है, तो इसके अंदर के जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। इसके अंदर के जो बॉन्ड है, समझो ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, लाइक ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके अंदर के बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएंगे। ओके, तो ये बॉन्ड अगर वीक हो गए, अगर ये बॉन्ड अगर वीक हो गए तो मुझे कम टेम्परेचर लगेगा इनको तोड़ने के लिए। कम टेम्परेचर में ये टूट जाएंगे, ये बॉन्ड जो है ये कम टेम्परेचर में टूट जाएंगे। वेयर आयनिक के केस में यहां पे कोई बॉन्ड है ही नहीं, जो भी बॉन्ड है ये इनके बीच में है, ये वाली बॉन्ड है, मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़नी है, मतलब मुझे लैटिस तोड़ना है, मतलब मुझे चार्ज बड़ा चाहिए, साइज छोटा चाहिए। तो ये मेरी लैटिस एनर्जी की कहानी है। पोलराइजिंग पावर के केस में ये वीक इसलिए होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड बट बिकॉज ऑफ दिस आयंस के, ये जो पॉलीएटॉमिक एनायन की जो बॉन्ड्स है, इंटरनल बॉन्ड्स है, उसको ये कटायन वीक कर देता है। कटायन की जो पोलराइजिंग पावर है वो वीक कर देती है, जिसकी वजह से ये रिलेशन जो है वो उल्टे हो जाते हैं। ओके, तो इतना सा एक्सप्लेनेशन है पॉलीएटॉमिक एनायन के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक एंड पॉलीएटॉमिक एनायन। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट कैरेक्टर की। अगर कोई आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है तो उसमें तो कोई लैटिस स्ट्रक्चर की बात मैं करूंगा नहीं, लैटिस एनर्जी की बात करूंगा नहीं, इसमें तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो कोवेलेंट में क्या होता है? बेसिकली कोवेलेंट में होता है बॉन्ड ऑर्डर। कोवेलेंट में होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम क्या बोलेंगे? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन में अगर मैं आपके सामने इसके लिए ले लूं, फॉर एग्जांपल CH4 NH3 HF और H2O, इनमें से सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो हम क्या बोलेंगे? ओके, इसमें 2 सिग्मा है, ओके, और इसमें 1 सिग्मा है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑर्डर काफी क्लियर है, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी CH4 की होगी।
उसके बाद में अमोनिया की होगी, फिर वाटर की होगी, फिर HF की होगी। सो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। उसमें भी आप प्रायोरिटी किसको देंगे? आप प्रायोरिटी दोगे सिग्मा बॉन्ड को। वाई सिग्मा बॉन्ड? चलिए ये देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज अगर मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन दे दूं, लाइक ग्राफाइट एंड डायमंड। ग्राफाइट एंड डायमंड, वैसे ग्राफाइट एंड डायमंड है तो एलोट्रॉप, लेकिन एलोट्रॉप के बीच में भी जो बॉन्ड बनती है वो हमें देखना है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, नंबर ऑफ बॉन्ड की, तो दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड है 4। इसमें भी 4 बॉन्ड बनते हैं, इसमें भी 4 बॉन्ड बनते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए? 4 बॉन्ड इसके कैसे बनते हैं? इसमें बनता है 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। और इसमें क्या होता है? चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है और ये इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई है। तो आप सब जानते हैं कि अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कंपैरिजन करना है विद इन द बॉन्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक एन डबल बॉन्ड एन ले लू, ये एक पहला सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये दूसरा पाई बॉन्ड हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होगा। पाई बॉन्ड है जो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होगी, है कि नहीं? तो अगर मुझे इसके कंपैरिजन में एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो ऐसे है, अब यहां पे भी 2 बॉन्ड बने हैं और यहां पे भी 2 बॉन्ड बने हैं, लेकिन यहां पे 2 सिग्मा है और यहां पे 1 सिग्मा और पाई है, तो मुझे ये 2 सिग्मा तोड़ने के लिए डबल बॉन्ड एनर्जी लगेगी, 1 बॉन्ड एनर्जी और ये 1 बॉन्ड एनर्जी। लेकिन मुझे अगर ये पाई और सिग्मा तोड़ने हैं तो मुझे डबल बॉन्ड एनर्जी नहीं लगेगी, मुझे एक सिग्मा के लिए तगड़ी बॉन्ड एनर्जी लगेगी और ये पाई बॉन्ड के लिए ठीक है छुटकी सी एनर्जी लगेगी जो सिग्मा के कंपैरिजन में कम होगी। तो स्ट्रेंथ वाइज वी ऑल नो कि सिग्मा की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो जहां पे आपको नंबर ऑफ बॉन्ड सेम दिखे, पहले देख लेना कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स किसके ज्यादा है। तो जिसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ज्यादा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई आपकी बॉन्ड ऑर्डर की ओर बातें। अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के बाद में आप क्या चेक करोगे? बॉन्ड ऑर्डर के बाद में आप क्या चेक करोगे? तो जैसे हम आयनिक में चार्ज देखते हैं वैसे हम यहां पे बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। आयनिक में हम साइज देखते हैं तो हम कोवेलेंट में भी साइज ही देखेंगे। साइज की भी सेम कहानी, साइज छोटा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। सो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब हम बात करेंगे साइज की। अब कोवेलेंट कंपाउंड में अब हम सब जानते हैं कि जैसे हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं साइज के लिए। अब बॉन्ड लेंथ कैसे हम देखेंगे? जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही टाइप के 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है और तीनों में अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही जो एटम्स के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। ओके, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ कम होते जाएगा। सो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। चलो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और अगर मेरी बॉन्ड लेंथ कम है तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अगर मेरी बॉन्ड लेंथ कम है तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आप सबने पढ़ा होगा कि जैसे बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये ऑर्डर हमने एमओटी में पढ़ा था, तो वही लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये तो ठीक है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई, वो फैक्टर हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। अब इसके अलावा और क्या फैक्टर होता है? इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये होता है कि जैसे मॉलिक्यूल की साइज, जैसे हमने यहां पे साइज चेक की है वैसे हम यहां पे भी साइज चेक करेंगे। अगर आप देखोगे ऑर्डर कि कोवेलेंट में और आयनिक में दोनों में भी हम छोटे साइज वाले कंपाउंड को ज्यादा स्टेबिलिटी असाइन कर रहे हैं। साइज जितनी छोटी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, वेरएस पॉलीएटॉमिक में साइज जितनी छोटी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी छोटी। ओके, तो भले ही कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको डायटोमिक दिख गया तो आप एक ही रूल फॉलो करोगे। आप साइज देखो, चार्ज देखो, आयनिक है तो चार्ज देखो, कोवेलेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, वो तो आप देख के समझ जाओगे। चार्ज कहां देखना है, बॉन्ड ऑर्डर कहां देखना है, वो तो कंपाउंड देख के समझ में आ जाता है। अगर मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है तो डेफिनेटली वो आयनिक कंपाउंड होगा,
एक्सेप्ट फ्यू अल्किल हैलाइड्स, जिसकी एक्सेप्शंस आपने फजांस रूल में पढ़ी है, वो मैं आज रिवाइज करवा दूंगा एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा हूं। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो इन दिस केस साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, और बॉन्ड लेंथ छोटा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर मैं क्विकली अगर पूरे इस सेशन को रिवाइज करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी 4 मॉलिक्यूल्स मुझे मिले हैं उसको मैं डिवाइड करूंगा इन डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। अगर पॉलीएटॉमिक है तो मैं देखूंगा कि चार्ज और साइज की पोजीशन क्या है। चार्ज ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, अगर उनकी साइज अलग अलग है तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो साइज के हिसाब से मैं देखूंगा कि जिसकी साइज ज्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इन दिस केस आई विल चेक ओनली कटायन। सो कटायन पे फोकस करना इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलीएटॉमिक अनायन कंपाउंड। अब बात करते हैं कोवेलेंट और आयनिक की। अगर आपको डायटोमिक कंपाउंड मिल जाए तो आप देखोगे कोवेलेंट है कि आयनिक है। कोवेलेंट है तो आप पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है तो आप बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर से कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, अगर आपको दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जैसे NaCl NaBr टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या चेक करोगे, साइज चेक करोगे, साइज चेक कर लोगे। तो साइज के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि भाई कौन सा, साइज के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि कौन सा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है कौन सा कम है। सो अगर आपको डायटोमिक मिलता है तो जैसे फजांस रूल में हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, कुछ आयनिक होते हैं। जो आयनिक होते हैं वो कुछ कोवेलेंट की तरह दिखते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कोवेलेंट हाई कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड्स एंड लो कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड्स। जैसे आपने AlCl3 AlBr3, इवन अगर मैं बात करूं MgCl3 MgBr3 MgI3, ये सारे जो अल्किल हैलाइड्स के जो कंपाउंड है, ये सारे कुछ मेटल नॉन मेटल कंपाउंड हैं, नॉन मेटल। अब ये अल्काइल हो गया, ये P ब्लॉक हो गया। इवन अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का भी अगर मैं कंपाउंड की बात करूं या बेरिलियम की मैं बात करूं, तो बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं, हैलाइड्स है BeCl3 BeBr3, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें ज्यादा होता है, मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, और उसकी कंपैरिजन आपकी हो रही है अनायनिक से, आयनिक कंपाउंड से, तो इसमें खाली एक ही चीज देखनी है कि कभी अगर इन चीजों में कंफ्यूजन आ जाता है, ऐसा होता है कि ऑर्डर नहीं बन पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि प्रायोरिटी किसको दे, तो याद रखना हमेशा कोवेलेंट के केस में, कोवेलेंट कंपाउंड के केस में और आयनिक कंपाउंड के केस में जब भी कंपटीशन होगी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, तो जीत हमेशा कोवेलेंट की ही होगी, व्हाई? आइए देखते, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मैं आयनिक की बात करूं, सपोज मैंने NaCl ले लिया, तो NaCl क्या होता है, Na+Cl-। अगर मैंने इसकी लैटिस तोड़ दी तो ये सीधा Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे इसको और ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे इसमें कितनी एनर्जी देनी है, सिर्फ लैटिस एनर्जी इतनी एनर्जी देनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं, तो सबसे पहले मुझे इनके बीच में जो शेयरिंग हुई है, भले ही वो पोलराइजिंग पावर की वजह से हुई है, कटायन हो गया और ये बड़ा सा अनायन हो गया, तो इनके बीच में जो शेयरिंग हुई है, सबसे पहले मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। जब तक मैं ये बॉन्ड नहीं तोड़ता, तब तक मैं इसकी लैटिस तोड़ नहीं पाऊंगा। पहले मुझे ये तोड़नी होगी, उसके बाद मुझे लैटिस तोड़नी होगी। दैट मीन्स पहले मुझे स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ झुक गया है, पहले मुझे वो तोड़नी होगी, उसके बाद इसकी लैटिस टूटेगी। दैट मीन्स मुझे लैटिस के अलावा भी कुछ यहां पे तोड़ना है। इसके लिए हमेशा आपको प्रायोरिटी जो है, कोवेलेंट इज मोर देन आयनिक कंपाउंड, यही ऑर्डर रहेगा, ये याद रखना है। तो फजांस रूल के आप एक्सेप्शन पढ़ लीजिए, जो हाइलाइट्स आपने वहां पे देखे हैं कि एक किसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसकी कम है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मालूम है कि सारे के सारे फ्लोराइड्स जो होते हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम का जो फ्लोराइड है वो खाली कोवेलेंट होता है।
बाकी जितने भी जैसे AlF3 है या MgF2 है, ये सारे के सारे जो है आपके आयनिक कंपाउंड हो गए, लेकिन बेरिलियम विल बी कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के एक्सेप्शंस आप लोगों ने फजान में पढ़ रखे होंगे, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है और उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस किए कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस की, जैसे BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि इनको इनके थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज किया जाए, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। सबसे पहले आपको इतना ही देखना है कि ये डायटोमिक है पॉलीएटॉमिक है, दैट्स इट। एक बार आपने देख लिया कि ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, उसके बाद आपका टेंशन खत्म। ओके, तो ये डायटोमिक है। अभी ये कोवेलेंट है कि आयनिक, ये ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं फिलहाल, इसमें फिलहाल ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ये एक ही ऑर्डर में है। यहाँ पे आपका जो कटायन है वो सेम है सब में, तो आपको डिसीजन किस में लेना है, अनायन के केस में लेना है। तो अनायन के आपके सारे हेलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें हम क्या देखेंगे, चार्ज तो सबके सेम है, तो हम देखेंगे साइज। तो सबसे छोटी साइज किसकी है, सबसे छोटी साइज है फ्लोरीन की। अगर सबसे छोटी साइज इसकी है तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी भी इसी की होगी। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट में, जेई में या एम्स में। ओके, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना, लास्ट में आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन डाला है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं। सपोज अगर मैं आपको ये ऑर्डर दे दूं LIF, NIF, अगर हम अभी कटायन चेंज करते हैं KF, RBF, ओके, तो इन दिस केस आपका अनायन सेम है, फ्लोरीन। अभी आपका कटायन अलग अलग है, तो हम क्या देखेंगे, कटायन का साइज देखेंगे। कटायन का साइज सबसे छोटा ये है, मतलब ऑर्डर भी यही होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की होगी। ओके, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन। अभी LIF की जगह पे अभी मैं अगर सपोज Li2O लिख दूं या इन सबको NO2O, K2O, RB2O, तो भी ऑर्डर सेम रहेगा। तो ये इजी है। इसी तरह से आपको थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मैं पॉलीएटॉमिक में क्वेश्चन लूं, सपोज कार्बोनेट ले लूं, Li2CO3, NO2CO3 और K2CO3। अगर मैं आपको पूछूं इन तीनों में ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। साइज जिसकी कम है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम है, मतलब सबसे छोटा ये है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ऐसा। ओके, तो काफी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आई जस्ट बेटा, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन एक दूसरे के नीचे लिखना चाहता हूं। तो क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन कॉपी कीजिए। Li2O, NO2O, K2O एंड RB2O। एक आपको सेट दिया है और दूसरा आपको सेट दिया है Li2O2, Na2O2, K2O2 एंड RB2O2। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इन दोनों में सिर्फ एक O का फर्क है, इसमें एक O ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये डायटोमिक है कि पॉलीएटॉमिक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये पॉलीएटॉमिक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हमें पॉलीएटॉमिक अनायन देखना है और अनायन यहाँ पे सिर्फ O है, सिंगल O। तो जो पॉलीएटॉमिक है वो है आपका कटायन, तो कटायन के पॉलीएटॉमिसिटी
को देखकर हम इसके ऊपर निर्णय ले नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या देखना है, पॉलीएटमिक क्या देखना है, अनायन देखना है, अनायन। तो हम इसको डायटमिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो डायटमिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे मीन्स क्या, जिसकी साइज छोटी उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे छोटी इसकी साइज है तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अभी इस बात करते हैं इसकी। इन दिस केस अगर मैं बात करूं अनायन की, तो ये रहा अनायन, ये रहा अनायन, ये रहा अनायन, ये रहा अनायन। ओके, तो यहां पे ये जो है, ये अनायन जो है ये O22 माइनस के फॉर्म में है, ये O22 माइनस के फॉर्म में है। ओके, तो जब भी आपको O22 माइनस के फॉर्म में दिख जाए ऑक्साइड, तो आप इसको पॉलीएटमिक अनायन के हिसाब से ही सॉल्व करना। पॉलीएटमिक अनायन के हिसाब से मींस व्हाट, जिसकी साइज छोटी उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी छोटा, जिसकी साइज छोटी उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी छोटा, जिसकी साइज बड़ी उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ऑक्सीजन की वजह से पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है, एक ऑक्सीजन की वजह से पूरा ऑर्डर चेंज हो जाता है। अभी आप MgCl2 जैसे क्वेश्चन को आप पॉलीएटमिक मत कंसीडर कर देना, ये डायटमिक के हिसाब से जाएगा। दिस विल गो एज पर डायटमिक। ओके, कंफ्यूजन सिर्फ यही पे है, यहां पे कटायन भी 2 है और अनायन भी 2 है, तो आप इसको पॉलीएटमिक के हिसाब से लो। कंफ्यूजन में सिर्फ यही एग्जांपल है, बाकी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। MgCl2 हो, AlCl3 हो, AlF3 हो, कुछ भी हो, आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। सपोज आपको मैं ऑर्डर दे दूं, AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, इसका ऑर्डर मैं पूछूं, तो इन दिस केस इसको आप डायटमिक के हिसाब से ही कंसीडर करना, इसको पॉलीएटमिक समझने की गलती मत करना, इसको पॉलीएटमिक समझने की गलती मत करना। इसका ऑर्डर यही होगा जो डायटमिक के हिसाब से है, जिसकी साइज छोटी उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, तो समझने की कोशिश करना भाई, साइज जिसकी छोटी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा फॉर डायटमिक। तो मोस्टली आप एक्सपेक्ट करना कि पॉलीएटमिक में से ही क्वेश्चन आएगा, मोस्टली पॉलीएटमिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बोनेट्स, हाइड्राइड्स, यही सब होंगे। तो उसमें आपको अनायन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कटायन देख के, कटायन का चार्ज और साइज देख के आपको आंसर डिसाइड करना है, दैट्स इट। तो इतना इजी है थर्मल स्टेबिलिटी। आपको खाली कंफ्यूजन होता है कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर में, तो वो भी मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैंने बता दिया है कि भाई कोवेलेंट हो या आयनिक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना है, साइज ही देखनी है। आयनिक पॉजिटिव चार्ज की साइज देखनी है, मेटल की साइज देखनी है, नॉन मेटल की साइज देखनी है, जो अलग होगा उसकी साइज देखनी है। फिर आयनिक होगा तो आप चार्ज देखोगे, कोवेलेंट होगा तो आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे। अब चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर तो ये अलग अलग चीज हो गई, आप कंपाउंड देख के समझ जाओगे कि कहां पे आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है और कहां पे आपको चार्ज देखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, जेईई नीट एम्स को टारगेट करते हुए। धन्यवाद।